नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सबमरीन्स को लेकर, और अभी हम सबमरीन को खरीदने के बारे में नहीं बल्कि इनको एक्सपोर्ट करने के बारे में बात करने वाले हैं। अब फिलहाल भारत के पास खुद की कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने की क्षमता अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है, यानी कि कुछ हद तक हम अभी हमारी सबमरीन को बना सकते हैं, लेकिन एक फुली ऑपरेशनल सबमरीन को बनाने के लिए अभी हम सक्षम नहीं, यानी कि पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। लेकिन इसी बीच कन्वेंशनल सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी को भी हमारे तरफ से डेवलप कर लिया गया, जिसे AIP सिस्टम कहा जाता है। कल इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि DRDO की तरफ से डेवलप किए गए AIP सिस्टम को अभी 2024 में हमारी कलवरी क्लास की लीड वेसल यानी कि INS कलवरी में इंस्टॉल करने की बात किया जा रहा है। और इसके साथ ही अभी भारत की तरफ से सबमरीन के लिए लिथियम आयन बैटरी को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिनको AIP सिस्टम के साथ कंबाइन करके स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में इंस्टॉल किया जाएगा। अभी इनको इंडियन नेवी की सभी कलवरी क्लास की सबमरीन में धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर दिया जाएगा। लेकिन DRDO की तरफ से यहाँ पर सिर्फ AIP सिस्टम को हमारे सबमरीन के लिए नहीं बल्कि आगे चल के इनको सभी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में इंटीग्रेट करने के लिए डेवलप किया गया, यानी कि इसे आगे चल के एक्सपोर्ट करने के भी प्लान किया जा रहा है। अभी पूरे दुनिया भर में कई देश हैं जो कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ब्राजील, चिली और मलेशिया ऐसे देश शामिल हैं। और किसी के सबमरीन में AIP सिस्टम बाय डिफॉल्ट मौजूद नहीं था, क्योंकि इनिशियली इन सबमरीन में कोई भी AIP सिस्टम मौजूद नहीं था। और फ्यूचर में इसकी सभी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को यहाँ पे भारत की तरफ से AIP सिस्टम को ऑफर करने की बात किया जा रहा है। इसमें अभी आने वाले 2 सालों में सबसे पहले INS कलवरी में DRDO की तरफ से डेवलप किए गए AIP सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें नेवल ग्रुप की तरफ से मझगांव डॉक लिमिटेड को असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि AIP सिस्टम को स्कॉर्पियन क्लास की सभी सबमरीन में इंटीग्रेट करने में मदद किया जाएगा। और आगे चल के वो अपनी सभी एग्जिस्टिंग कस्टमर को, यानी कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के ऑपरेटर्स को भी इन AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए प्रमोट करने वाले हैं, जिससे भारत को भी अपनी AIP सिस्टम को एक्सपोर्ट करने का मौका मिलने वाला है। अगला अपडेट एक बहुत ही बढ़िया अपडेट होने वाला है, जो कि भारत के लिए बहुत ही खास बात है और बहुत ही बड़ी सफलता होने वाली है। अब भारत की नेवी की बात करें तो हमारी नेवी में जितने भी वॉरशिप्स मौजूद हैं, इन सभी में इंपोर्टेड इंजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर हमारी यूक्रेन इंजन मौजूद है, यानी कि ज़्यादातर वेसल में हम लोग यूक्रेन के इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुआ था, तब से भारत के लिए अपनी नेवल वेसल के लिए इंजन्स की स्पेयर पार्ट को लेके और मेंटेनेंस को लेके ऐसे फैसिलिटी को हासिल करना एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन गया था, जिस वजह से पिछले 1 साल में हम यूक्रेनियन इंजन्स की एक अल्टरनेटिव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही खुद भी ऐसे इंजन को, यानी कि मरीन गैस टरबाइन इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए पुणे बेस्ड INS शिवाजी, जो कि एक प्रीमियर नेवल बेस और साथ ही एक नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, यहाँ पर अभी इंडियन नेवी की वेसल के लिए एक इंडिजिनस गैस टरबाइन इंजन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात सामने आई है। इसे एक नेवल ऑफिसर की तरफ से डेवलप किया गया है। अभी के लिए इस इंजन को डेवलप करने वाले ऑफिसर की पहचान को गुप्त रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के लिए गैस टरबाइन इंजन को डेवलप करने के लिए बहुत ही बड़ा कदम होने वाला है, क्योंकि INS शिवाजी की तरफ से अभी इस गैस टरबाइन इंजन की टेक्नोलॉजी को पेटेंट कर दिया गया, जिसका मतलब साफ है कि इस इंजन की डिजाइन में काफी दम है। और आगे चल के इसको अगर बनाया जाता है तो ये भारत का पहला इंडिजिनस मरीन गैस टरबाइन इंजन होने वाला है, जिसको आगे चल के हम चाहे तो हमारे एग्जिस्टिंग वेसल में और साथ ही फ्यूचर वेसल में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला अपडेट कावेरी इंजन को लेके। अब रिसेंटली ये बात बताया गया था कि अभी कावेरी इंजन की जो ड्राई वेरिएंट है, इसकी सक्सेस को देखने के बाद इसको फर्दर डेवलप करने का प्लान किया जा रहा था, क्योंकि अभी ये 48 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और इसी वजह से अभी इसको फर्दर मॉडिफाई करके इसकी ड्राई थ्रस्ट आउटपुट को 55 से 57 किलोटन के आसपास बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इसमें आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल को लगाने के बाद हम आसानी से इससे 84 किलोन्यूटन से लेके 90 किलोन्यूटन के आसपास या 95 किलोन्यूटन तक भी थ्रस्ट को जनरेट कर पाएंगे, जो कि तेजस और तेजस MK1 एयरक्राफ्ट के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट हो सकता है। लेकिन रिसेंटली न्यूज एक्स की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट में ये बात बताया गया था कि ADA के रिटायर्ड ऑफिसर की तरफ से बात क्लेम किया जा रहा है कि अभी सिर्फ इसको तेजस में ही नहीं बल्कि कावेरी इंजन की मॉडिफाइड वेरिएंट को किसी टून इंजन एयरक्राफ्ट में भी इंटीग्रेट करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अब ये बात क्लैरिफाई तो नहीं किया गया कि कावेरी इंजन की अभी जो मॉडिफाइड वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, इसको किस टून इंजन एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है।
अब फिलहाल अगर वर्तमान की कन्फिगरेशन की बात करें तो ये करीब 76 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि एमका और ट्विन इंजन डिगवेस्ट फाइटर दोनों के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट को प्रोवाइड नहीं करने वाला है। तो इन दोनों में से इसको किसी में भी इंटीग्रेट करना संभव नहीं होने वाला। लेकिन कुछ और सोर्सेस के मुताबिक अभी कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट को फर्दर एनहांस करके कावेरी 2 इंजन को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि 95 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर पाएगा और आगे चल के उसी इंजन को किसी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसको जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज की इंजन की अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और हो सकता है तो इसको एमका में और हमारी ट्विन इंजन डिगवेस्ट फाइटर में इंटीग्रेट करने की प्लानिंग किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये 95 किलोन्यूटन की जो थ्रस्ट है ये एमका के लिए या फिर ट्विन इंजन डिगवेस्ट फाइटर के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं होने वाला है। अगला अपडेट तेजस MK2 की तरफ से। अभी पिछले साल सितंबर को गवर्नमेंट की तरफ से तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए ऑफिशियली फंड को सैंक्शन कर दिया गया था, जिसके बाद ऑफिशियली तेजस MK2 की इनिशियल प्रोटोटाइप को बनाया जा सके और साथ ही इसकी टेस्टिंग को भी शुरू किया जाएगा। ऐसे में अभी ADA की तरफ से और HAL की तरफ से तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी सब सिस्टम को डेवलप करना और एक्वायर करना शुरू कर दिया गया। रिसेंटली तेजस MK2 के लिए रीफिलिंग सिस्टम को भी इंडिजिनस तरीके से बनाने के लिए 2 इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से HAL को अपना प्रपोजल दिया गया था, जिसके बाद अभी HAL की तरफ से तेजस MK2 में इस्तेमाल होने वाले एक और मेजर सब सिस्टम को भी एक्वायर करने के लिए RFI को इशू किया गया। इस बार HAL की तरफ से तेजस MK2 में इस्तेमाल होने वाली कंट्रोल स्टिक जो कि इस बार एक पैसिव साइड स्टिक होने वाला है, उसको एक्वायर करने के लिए RFI को इशू किया जा रहा है। नॉर्मली तेजस में और तेजस MK1 में अभी तक सेंटर माउंटेड स्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन तेजस MK2 और एमका जैसे एयरक्राफ्ट में हम सेंटर माउंटेड नहीं बल्कि साइड माउंटेड स्टिक का इस्तेमाल करने वाले, यानी कि 2 तरफ 2 स्टिक वहां पे मौजूद रहेंगे। इसको लेके अभी HAL की तरफ से जो बेसिक स्पेसिफिकेशन को इशू किया गया था उसके मुताबिक स्टिक का जो कंप्लीट मॉड्यूल होगा वो 8.3 kg से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए और साथ ही इजी टू इंस्टॉल होना चाहिए, यानी कि काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले सिस्टम होना चाहिए और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को और मिलिट्री स्टैंडर्ड को दोनों को मैच करना चाहिए। इसमें कुछ स्पेसिफिक चॉइस भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और HAL की तरफ से दिया गया था, जिसमें स्टिक के साथ एक हैंड रेस्ट को भी अटैच करने के लिए कहा गया था, ताकि पायलट की हाथ के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि नॉर्मली काफी लंबे समय तक स्टिक के ऊपर ऐसे ही पायलट को हाथ रखकर बैठना पड़ता है, जिस वजह से इसका एर्गोनॉमिक अच्छा होना चाहिए, जिससे प्रिसाइज मूवमेंट भी स्मूथ रहे ताकि पिच और रोल मूवमेंट को एक्यूरेटली किया जा सके। अगला अपडेट इजिप्ट की तरफ से। शुरुआत से ही इजिप्ट भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की लिस्ट में मौजूद है, जिसमें भारत फ्यूचर में अपनी डिफेंस सिस्टम को इजिप्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता है और अभी रिसेंटली हमारे PM मोदी जी के इजिप्ट विजिट के दौरान भी दोनों देशों के बीच डिफेंस रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है। अब इजिप्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी रशिया है, क्योंकि पूरे दुनिया भर में टॉप रशियन डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में इजिप्ट तीसरे नंबर पर मौजूद है और अभी जैसे कि रशिया पर लगा गए सैंक्शन की वजह से इजिप्ट की तरफ से किसी भी रशियन डिफेंस सिस्टम को हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से वो इसका अल्टरनेटिव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें इजिप्ट की तरफ से भारत से मदद लेने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी के लिए इजिप्ट का जो इरादा है वो किसी एक देश से सभी डिफेंस सिस्टम को हासिल करना नहीं, बल्कि इजिप्ट अभी असल मायने में किसी एक देश के ऊपर डिफेंस सिस्टम के मामले में डिपेंडेंट होना नहीं चाहता और वो अपनी डिफेंस सिस्टम को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और अलग अलग सिस्टम को अलग अलग देशों से खरीदना चाहते हैं। अभी के लिए वो एयर डिफेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन्स को एक्वायर करना चाहते हैं, साथ ही लॉटरिंग मुनिशंस को एक्वायर करना चाहते हैं और इनको खरीदने के लिए वो अभी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसमें से पहले से ही HAL की तरफ से तेजस को इजिप्ट को ऑफर किया गया था, लेकिन इजिप्ट की तरफ से इस टेंडर में साउथ कोरिया के FA-50 को सिलेक्ट करने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक इसको लेके कंफर्म्ड रिपोर्ट सामने नहीं आ रहा है। इसके अलावा अभी आकाश और आकाश NG जैसे सिस्टम को भी इजिप्ट खरीदना चाहता है और वो पिनाका रॉकेट्स को भी भारत से खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इजिप्ट यहाँ पे सिर्फ भारत से इन सिस्टम को खरीदना नहीं चाहता है, बल्कि वो अभी चाइना के साथ भी ऐसे सिस्टम को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो अभी एक्सपोर्ट मार्केट में भी भारत और चाइना के बीच कुछ बड़े फेसअप होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।